Good morning friends, welcome to Agri Coaching India. Today we will discuss about red rot of sugarcane. आज हम बात करेंगे गन्ना के लाल सड़न रोग के बारे में। हम जानेंगे सबसे पहले कि ये किसने रिपोर्ट किया था, उसके बाद बात करेंगे हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और हम जानेंगे कि ये डिजीज़ किसके कारण यानी इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है और उसके बाद में बात करेंगे हम कि सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है कॉजल ऑर्गेनिज्म की और इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है जिसकी वजह से ये तेज़ी से हमारी फसल में फैलता है। और यदि हमारी फसल में ये डिजीज़ लगा हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं यानी उसके लक्षण क्या है जिसकी पहचान करके हम ये पता लगा सकें कि हमारी फसल में रेड रॉट ऑफ सुगरकेन लगा हुआ है। और यदि ये हमारी फसल में लगा हुआ है तो इसका हम किस प्रकार से कंट्रोल करें और मैनेजमेंट किस प्रकार से करें ये हम बाद में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हु रिपोर्टेड यानी किसने ये रिपोर्ट किया था। सबसे पहले तो 1893 में वेंट नाम के साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले जावा में रिपोर्ट किया था जो इस समय इंडोनेशिया में है। इंडिया में बात करें तो 1901 में बार्बर नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने गोदावरी इंडिया यानी कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में इसको सबसे पहले 1901 में इंडिया में रिपोर्ट किया था। E.G. बटलर जो कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया यानी भारत में रोग विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं बटलर, उन्होंने इस रोग को रेड रॉट नाम दिया था। ये रेड रॉट ऑफ सुगरकेन है जिसके कुछ सिम्टम्स यहाँ पर इन पिक्चरों में दिखाए गए हैं। 1939 और 1940 के बीच में ये डिजीज़ एपिडेमिक के रूप में यूपी और बिहार के क्षेत्रों में ये आया था। एक साथ ये रोग का प्रकोप हमारे शुगर कैन की क्रॉप पर हुआ था जिससे बहुत सारा 1939 और 1940 की ड्यूरेशन में हमारी क्रॉप पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। अब बात करते हैं कि ये डिजीज़ किस प्रकार का नेचर का है यानी सॉइल और सीड बॉर्न डिजीज़ है यानी कि ये डिजीज़ के जो स्पोर होते हैं वो स्पोर सॉइल में और सीड में दोनों में रहते हैं यानी दोनों से ये रोग का ओरिजिन जो होता है यानी उत्पत्ति जो होती है वो सॉइल और सीड से दोनों से होती है। तो ये सीड एंड सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो भी विश्व के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं ये उन सभी क्षेत्रों में जहाँ पर भी सुगरकेन ग्रो किया जाता है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की यदि बात करें तो जो भी सुगरकेन ग्रोइंग स्टेट हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के वो क्षेत्र जहाँ पर सुगरकेन ग्रो किया जाता है ये उन जगह पर देखने को आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस डिजीज़ से कितना लॉस होता है हमारी फसल में और क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर। 33% सुक्रोज का लॉस हमारे सुगरकेन में इस डिजीज़ की वजह से हो सकता है। और यदि इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी पर भी डायरेक्टली तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता लेकिन इनडायरेक्टली ये हमारी जीडीपी को भी लॉस करता है। जो आउटपुट है हमारा यदि वो आउटपुट कम हो जाता है या सुगरकेन की क्वालिटी जो है पुअर हो जाती है या यील्ड हमारी कम मिलती है तो कहीं ना कहीं ये हमारी जीडीपी को भी इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि इस डिजीज़ का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी इसका कॉजल एजेंट क्या है, किसकी वजह से ये हमारी फसलों में लगता है। ये एक फंगल डिजीज़ है जिसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कलेक्टोट्रिकम फाल्केटम है और कलेक्टोट्रिकम फाल्केटम की जो इनिशियल स्टेज है उसको हम कलेक्टोट्रिकम फाल्केटम कहते हैं। और यदि आप इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स आप देखेंगे तो कोनिडिया इस प्रकार के इस पिक्चर में जो दिखाए गए इस प्रकार के दिखाई देंगे। इसकी एक परफेक्ट स्टेज भी है जिसको हम ग्लोमेरुला टोकामेंसिस के नाम से जानते हैं यानी जो इनिशियल स्टेज है वो कलेक्टोट्रिकम फाल्केटम है और जो इसकी परफेक्ट स्टेज है कलेक्टोट्रिकम फाल्केटम की ग्लोमेरुला टोकामेंसिस है। अब बात करते हैं कि कलेक्टोट्रिकम फाल्केटम है उसकी सिस्टमिक पोजीशन क्या है यानी उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो किंगडम की बात करें तो माइकोटा या फंजाई और सब डिवीज़न की बात करें तो यूमाइकोटा, सब डिवीज़न की बात करेंगे तो यूट्रोमाइकोटिना। क्लास की यदि बात करें तो कोइलोमाइसिटीज और ऑर्डर की बात करें तो मेलानोकोनेलेस और फैमिली की बात करें तो मैनरकोनेलेसी
इसकी फैमिली है। जीनस इसकी कलेक्टोट्रिकम है, जबकि स्पीसीज इसकी फाल्केटम है। और इसका जो भी साइंटिफिक नेम है इस पैथोजन का, उसको हम कलेक्टोट्रिकम फाल्केटम के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं इसके तेजी से स्प्रेड होने की। यदि टेम्परेचर की बात करें तो 39 से 31 के बीच में यदि टेम्परेचर है तो उस समय पर ये डिजीज तेजी से हमारी फसल में फैलता है। पीएच की बात करें तो 5 से 6 पीएच यदि हमारी सॉइल का है तो उस समय ये डिजीज के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है फैलने के लिए। ड्रॉट कंडीशन यदि हमारी फसल में है तो उस समय भी ये डिजीज तेजी से फैलता है। इसलिए ये साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि हमारी फसल में ड्रॉट कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी इरिगेशन समय समय पर करते रहना चाहिए ताकि ड्रॉट हमारी फसलों में ना हो। हाई ह्यूमिडिटी है तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, यानी हाई ह्यूमिडिटी में ये तेजी से स्प्रेड हमारी फसलों में कलेक्टोट्रिकम फाल्केटम होता है, जिसकी वजह से 33% का सुक्रोज कंटेंट में लॉस होता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन की, यानी किस किस प्रकार से इनका इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नोड से भी इसका इन्फेक्शन होता है। इस पिक्चर में आप देखेंगे ये नोड जो दिखाई गई है इस पिक्चर में, यहाँ से भी इसका इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। दूसरा, यदि मैनुअली बात करें, जो मैनुअली पॉइंट इसके इन्फेक्शन के हैं वो है लीफ स्कार, ग्रोथ रिंग्स एंड रिंग प्रोमेडियल और बड से। यहाँ से मैनुअली ये एंटर करता है कलेक्टोट्रिकम फाल्केटम। और पैथोजन जो स्टाक होता है या रूट लेट्स होते हैं या ग्रोथ क्रैक्स या बाद में कहता है एंड ऑफ दी सेट्स, यानी जो गन्ने को काट करके बोते हैं तो उसका जो लास्ट का भाग होता है उससे भी ये पैथोजन कलेक्टोट्रिकम फाल्केटम हमारी शुगर कैन में एंटर कर सकता है और बाद में ये स्प्रेड होकर के ये एक रेडोप्टोस शुगर कैन का रूप ले लेता है। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, हम कैसे पहचाना अपने फील्ड में जाकर के कि ये हमारा रेडोप्टोस शुगर कैन लगा हुआ है। तो ये रोग वर्षा के बाद में दिखने लगता है। पौधों की ग्रोथ जब रुक जाती है और शुगर कैन यानी शुगर जब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो ये रोग आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अर्ली स्टेज होती है, सबसे पहला लक्षण इसका होता है कि पत्तियां पीली और ऊपर की जो पत्तियां होती हैं वो गिरने लगती हैं, यानी ड्रॉपिंग होने लगती है अपर लीव्स में। ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। बाद में आप देखेंगे कि तना मुरझाने लगता है, तना एक सिकुड़ जाता है और सिकुड़ा हुआ तना बाद में ऐसा लगता है जैसे कि ये सूखा की वजह से मुरझा रहा है। बाद में आप देखेंगे कि गन्ने का ऊपर का छिलका जिसे रिंड कहते हैं वो रिंड जो है लूज होने लगता है और बाद में गन्ना सिकुड़ता चला जाता है। उसके बाद यदि बात करें, जब गन्ने को उठा करके देखेंगे तो वेट कम होने लगता है और आसानी से तोड़ने पर वो टूट जाता है, यानी इजीली ब्रोक हो जाता है। ये इस पिक्चर में आप देखेंगे कि गन्ना के जो बर्ड्स हैं या इंटरनोड्स हैं वहाँ पर ये छेद से को आपको भी दिखाई देंगे और जहाँ से भी इसका इन्फेक्शन होता है वहाँ से उसकी नई बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब बाद में करें गन्ने की अंदर की साइड आप देखेंगे तो वो रेड जैसा, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, इस पिक्चर में आप देखेंगे तो गन्ना अंदर से इनसाइड गन्ना जो रेड हो जाता है और वेरी सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद बात करें कि पत्तियों पर आप देखेंगे कि लाल रंग का ब्लड जैसा पत्तियों पर आपको दिखाई देगा, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। यदि आप हाथ से टच करके भी देखेंगे तो आपके हाथ पर रेड ब्लड जैसा आपको दिखाई देगा। उसके बाद बात करें कि आप देखेंगे कि गन्ने की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिकुड़ने के बाद स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है और नोड और इंटरनोड आप देखेंगे तो वो सिकुड़ जाती है और इजीली ब्रोक आप जब तोड़ेंगे तो वो इजीली टूट जाती है, यानी बहुत अंदर से वो सॉफ्ट हो जाता है और अंदर आप उसको यदि काट करके देखेंगे तो वो रेड जैसा आपको दिखाई देगा।
अब बात करते हैं कि यदि हमारी फसल में ये डिजीज लगा हुआ है तो किस प्रकार से हम कंट्रोल करें, या पहले से ही हम किस प्रकार से प्रिवेंट करें अपनी फसल में कि ये रोग ना लगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो बताया गया है कि ये रोग जो डिजीज और सॉइल बॉर्न डिजीज है, इसके इसके जो स्पोर्स होते हैं वो सॉइल में भी रहते हैं और आपके सीड में भी रहते हैं। तो सीड से भी ये ओरिजिन हो सकता है इसका डिजीज का, और सॉइल से भी हो सकता है, क्योंकि सॉइल में भी इसके स्पोर पाए जाते हैं। तो फील्ड का सैनिटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी स्पोर आपके सॉइल में हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाए। और आग जलाने का यही पर्पज होता है, इस पिक्चर में जो दिखाया गया है कि जो भी सॉइल में इसके स्पोर्स हैं वो नष्ट हो जाए और हमारी फसल को ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन से प्रिवेंट कर सके। तो इसीलिए फील्ड सैनिटेशन की आवश्यकता होती है। यानी जो भी रेड रॉट ऑफ शुगर केन रेसिस्टेंट वैरायटी हैं उनको ग्रो करें। आज इंडिया में कई सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं जो डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी हैं, जैसे CO846 या CO951, CO1148। तो इस प्रकार से कई सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है डिजीज रेसिस्टेंट। उन वैरायटियों को किसान भाई ग्रो करेंगे तो इससे जो होने वाली हानि है उसको बचाया जा सकता है। उसके बाद बात करें कि साउंड और हेल्दी सेड्स हम यूज करें। कभी कभी क्या होता है कि सीड में किसान भाई कंजूसी कर देते हैं, तो वहाँ पर जब सीड आप हेल्दी नहीं लेंगे तो हमारी फसल भी हेल्दी नहीं हो सकती है। बेस है उसका, यदि बेस ही बेकार हो जाएगा यानी सीड बेकार है तो हमारी फसल अच्छी नहीं हो सकती। उसके बाद बात करते हैं कि जो क्रॉप रोटेशन है वो 2 से 3 साल का क्रॉप रोटेशन हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि सॉइल जो बॉर्न डिजीज़ है उनके लिए आप क्रॉप रोटेशन अप्लाई करेंगे तो ये डिजीज़ आपको कम से कम देखने को अपनी फसल में मिलेगा। उसके बाद बात करें कि जो भी आप सेड्स यूज करते हैं यानी सीड जो भी यूज करते हैं उसको आप कार्बनडाइजिम में यानी कार्बनडाइजिम की 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से वाटर सॉल्यूशन बना लेंगे, और जो भी आपके सीड सेड्स हैं उनको 30 मिनट के लिए आप उपचारित करेंगे तो ये डिजीज आपको कम से कम आपकी फसल में लगेगा। तो ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि यदि आपकी फसल में रोग नहीं भी है तब भी आप अपना सीड को ट्रीटमेंट करके ही बोएं ताकि होने वाली हानि को बचाया जा सके। जो भी आपके इन्फेक्टेड मटेरियल्स हैं या जो भी रेड रॉट ऑफ शुगर केन यदि किसी प्लांट में लगा हुआ है तो उसको रिमूव कर दें अपने फील्ड से, ताकि वो इन्फेक्शन दूसरे प्लांट्स में जो हेल्दी प्लांट्स हैं उनमें ना हो। दूसरी चीज़ कि यदि आपके पास वाटर ट्रीटमेंट की यदि व्यवस्था है तो 52 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का टेम्परेचर रख के आप 8 घंटे के लिए अपने सीड को उसमें डिप कर सकते हैं, और यदि 54 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर अपना वाटर का रखते हैं तो उसके लिए 2 घंटा आप अपने सीड को ट्रीट करेंगे। इसके अलावा यदि आपके पास हॉट एयर ट्रीटमेंट की व्यवस्था है तो उसका 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एयर का रखें और 6 घंटे के लिए उस अपने सीड्स पर एयर को फ्लो कराएंगे। अपनी फसल में रैपिड जर्मिनेशन के लिए या रेड रॉट ऑफ शुगर केन के कंट्रोल के लिए ये ज़रूरी ध्यान दें कि हमारे जो सॉइल है उसमें सॉइल का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहना चाहिए। यदि सॉइल में प्रॉपर मॉइस्चर नहीं है तो ये डिजीज़ का प्रकोप अवश्य ही आपकी फसल में लगेगा। तो ये इरिगेशन के प्रिकॉशंस हैं, यानी अपनी फसल में बेसिकली शुगर केन में ये ध्यान रहे कि मॉइस्चर की कमी ना हो, यानी ड्रॉट कंडीशन यदि आपने अपने फील्ड में पैदा कर दी तो ये डिजीज़ आपकी फसल में ज़रूर लगेगा और बहुत सारा ये नुकसान आपकी फसल में पहुंचा सकता है। उसके बाद बात करें कि जो हार्वेस्ट है, यदि ससेप्टेबल कल्टीवर्स वैरायटीज़ आपने ग्रो की हुई है तो उसकी मैच्योरिटी से पहले आप अपनी फसल को हार्वेस्ट कर लेंगे तो इससे होने वाले रोग को आप बचा सकते हैं। लास्ट में ये आपको सजेस्ट करूँगा कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट अप्लाई करें अपनी फसल में। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि फसल को जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है उस ट्रीटमेंट को आप दें ताकि आपको केमिकल से ज़्यादा यूज ना करने पड़े
क्योंकि केमिकल्स हम डे बाई डे यूज़ करते जाना फसलों में, तो उनसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमारी बॉडी पर ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट यदि आप अप्लाई करते हैं तो कम से कम जो आप अपनी फसल में जो केमिकल यूज़ करते हैं उनको कम से कम उनकी मात्रा को कम करके आप कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम कर सकते हैं। जो भी आपकी कॉस्ट आती है कल्टीवेशन में उसको कम कर सकते हैं, और जो हमारे शरीर पर होने वाली हानियां हैं, यानी जो भी इम्पैक्ट आपकी हमारी और आपकी बॉडी पर जो पड़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम से कम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिय व्यूअर्स, इसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एग्री कोचिंग इंडिया।